हेलो एंड वेलकम टू इमैनुअल्स इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉन कीट्स की लिखी हुई पोएम ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न। इस वीडियो में मैं आपको स्टैंजा बाय स्टैंजा पूरी पोएम एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, वर्ड मीनिंग भी बताता जाऊंगा और पोएटिक डिवाइसेस भी बताऊंगा। और अंत में वीडियो के हम ढेर सारे एमसीक्यूज करेंगे जो कि आपको इस पोएम को समझने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। इस वीडियो में इस पोएम को इतनी अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा और इतने ढेर सारे एमसीक्यूज करा दूँगा कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि दुनिया में कहीं पे भी कोई एग्ज़ाम हो, आपसे जब भी इस पोएम से कुछ भी पूछा जाएगा तो आप इजीली बता देंगे। बट शर्त यह है कि वीडियो के अंत तक बने रहें। तो ये जो पोएम है सिर्फ एक वाज या अर्न के बारे में नहीं है। ये पोएम आर्ट, ब्यूटी, लव, टाइम, इमॉर्टैलिटी और ह्यूमन लाइफ के टेम्पररी नेचर के बारे में डीप फिलोसॉफिकल डिस्कशन करती है। कीट्स एक एंशिएंट ग्रीक अर्न को देखकर इमेजिन करता है कि उस पर बनी पिक्चर्स क्या स्टोरी बता रही होंगी, और फिर वो कंपेयर करता है ह्यूमन लाइफ जो कि टेम्पररी है और आर्ट जो कि इटर्नल है। इटर्नल मतलब वो कभी खत्म नहीं होगी। पोएम में हमें फ्रोजन मोमेंट्स मिलते हैं जिसमें हम देखते हैं लवर्स जो हमेशा लव करते रहेंगे और म्यूजिशियंस जो हमेशा म्यूजिक बजाते रहेंगे, और स्प्रिंग जो कभी ख़त्म नहीं होगी। चलिए अब स्टैंजा बाय स्टैंजा इस मास्टरपीस को डीपली समझते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा है, Thou still unravished bride of quietness, thou fostered child of silence and slow time, sylvan historian who canst thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme. What leaf-fringed legend haunts about thy shape, of deities or mortals or of both, in Tempe or the dales of Arcady? What man or gods are these? What maidens loth? What mad pursuit? What struggle to escape? What pipes and timbrels? What wild ecstasy? Word meaning देख लेते हैं। Unravished. Unravished means untouched, or you can say pure. Bride of quietness. Bride of quietness means दुल्हन जो कि बहुत ही शांत है। Foster child. Foster child means adopted child. Sylvan. Sylvan means forest related. Historian. Historian is storyteller of history. ये तो आपको पता ही होगा, जो हिस्ट्री के बारे में बताता है। Flowery tale. So flowery tale क्या? Beautiful decorative story. Leaf fringed. Leaf से घिरा हुआ. Legend, mythological story. ये एक ऐसी स्टोरीज होती हैं जो फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं होती हैं, लेकिन लोग उन पे भरोसा करते हैं। Deities, gods. Mortals, human beings. Arcady, peaceful Greek rural area. Maiden loth, unwilling girls. Mad pursuit, crazy chase. Timbrels, tambourine-like instruments. Ecstasy, extreme joy. अब इस स्टैंजा को हिंदी में समझ लेते हैं, इसका क्या मतलब है। कीट्स अर्न को डायरेक्टली एड्रेस करता है। वो उसे स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस बोलता है, यानी ये अर्न टाइम के साथ पुरानी तो हो जाएगी, लेकिन अब भी अनटच्ड और पीसफुल है। फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम का मतलब है कि ये अर्न साइलेंस और टाइम के थ्रू ग्रेजुअली एंशिएंट बनी है। टाइम ने इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया बल्कि प्रिजर्व किया है। फिर कीट्स अर्न को सिल्वन हिस्टोरियन बोलता है,
यानी ये फॉरेस्ट लाइक सीन्स और एंशिएंट स्टोरीज को हिस्ट्री की तरह प्रिजर्व कर रही है। पोइट के अकॉर्डिंग ये अन किसी भी पोएम से ज़्यादा ब्यूटीफुली स्टोरीज एक्सप्रेस करती है। यानी कोई इंसान बताएगा उससे ज़्यादा अच्छा तो आप आन पे ये जो कार्विंग की गई है इसे देख के समझ सकते हैं। उसके बाद पोइट क्यूरियस हो जाता है और काफ़ी सवाल पूछता है, जैसे कि ये किसकी स्टोरी है, गॉड्स की, ह्यूमंस की, लवर्स की, कोई चेस चल रहा है, कोई लड़की भाग रही है, कोई म्यूजिकल सेलिब्रेशन है। पोएट को अन पर कार्व्ड फिगर्स स्टैटिक दिखते हैं, मतलब एक जगह स्थिर हैं, लेकिन इमेजिनेशन में उनमें मूवमेंट और इमोशन भर जाता है। यानी आप इमेजिन करने लगते हैं, जब आप उस सीन को देखते हैं तो आपकी इमेजिनेशन में आप सब चीज़ें चलती हुई देखते हैं। यहाँ कीट्स एक इम्पॉर्टेंट आइडिया इस्टेब्लिश करता है, आर्ट साइलेंट होती है लेकिन उसकी स्टोरी टेलिंग इमॉर्टल होती है, यानी आर्ट कभी ख़त्म नहीं होती है। चलिए पोएटिक डिवाइसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले यूज़ हुआ है मेटाफोर। किस लाइन में? Thou still unravished bride of quietness। आन को ब्राइड कहा गया है, ये डायरेक्ट कंपैरिजन है विदाउट यूजिंग लाइक और एज, सो ये मेटाफोर होगा। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। Thou foster child of silence and slow time। साइलेंस और टाइम को लिविंग बींग्स की तरह ट्रीट किया गया है जो आन को रेज कर रहा है। यानी आन जो है उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो पर्सन हो। और हमें पता है कि नॉन लिविंग थिंग्स जो भी होती हैं, जैसे एक टेबल हो गई, कुर्सी हो गई, जब हम उसको ऐसे उसके बारे में बात करते हैं मानो वो इंसान हो, तो वहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? पर्सोनिफिकेशन होता है। अगला पोएटिक डिवाइस है अलिट्रेशन। व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी। सो यहाँ पे वो साउंड रिपीट हो रहा है, और हमको पता है वो साउंड जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, और जो कॉन्सोनेंट साउंड जो वर्ड्स हैं एक दूसरे के पास हैं और उनके शुरुआत में जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है तो उसे अलिट्रेशन बोलते हैं। इसके बाद में आता है इमेजरी। व्हाट पाइप्स एंड टिम्ब्रेल्स, व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी। म्यूजिकल और फेस्टिव विजुअल क्रिएट होता है यहाँ पे, तो आप इमेजिन करने लग जाते हैं। रिटोरिकल क्वेश्चंस। तो व्हाट मैन और गॉड्स आर दीज, व्हाट मेडन्स लॉथ। तो रिटोरिकल क्वेश्चन आपको पता होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके आंसर नहीं चाहता है स्पीकर, वो जस्ट इंसान को सोचने में मजबूर करने के लिए होते हैं, कि पोएट आंसर्स एक्सपेक्ट नहीं करता है, क्वेश्चंस क्यूरियोसिटी और मिस्ट्री क्रिएट करते हैं। ओके, सेकेंड स्टैंजा। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, देयरफॉर ye soft pipes play on, not to the sensual ear but more endeared, pipe to the spirit deities of no tone. Fair youth, beneath the trees thou canst not leave thy song, nor ever can those trees be bare. Bold lover, never, never canst thou kiss. Though winning near the goal, yet do not grieve. She cannot fade, though thou hast not thy bliss. Forever wilt thou love and she be fair. वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। मेलोडीज। सो मेलोडीज क्या है? म्यूजिकल ट्यून्स हैं। सेंशुअल, रिलेटेड टू सेंसेस। आप जानते हैं हमारे पास 5 सेंसेस हैं। इंडियर्ड, बिलवड। डिटीज, शॉर्ट सॉन्ग्स। बेयर, विदाउट लीव्स। जब पेड़, जब उन पे लीव्स नहीं रहती हैं, एक समय आता है जब पेड़ की सारी पत्तियां गिर जाती हैं और फिर वो नई पत्तियां आने वाली होती हैं, तो उसी को बेयर बोलते हैं। बोल्ड लवर, पैशनेट लवर। ब्लिस, ब्लिस मीन्स हैप्पीनेस। फेड, फेड मीन्स लूज ब्यूटी। अब स्टैंजा का मतलब क्या है? एक्सप्लेनेशन।
कीट्स बोलता है कि जो मेलोडीज़ हम सुन सकते हैं वो स्वीट होती हैं, लेकिन जो मेलोडीज़ इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करती हैं वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती हैं, क्योंकि हम उन्हें इमेजिन करते हैं और हम इमेजिनेशन में उनको और ज़्यादा सुंदर समझते हैं। यानी फिजिकल रियलिटी से इमेजिनेशन सुपीरियर है। अनकार्व्ड फ्लूट प्लेयर्स एक्चुअल साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहे, लेकिन इमेजिनेशन में उनका म्यूजिक इटर्नल और परफेक्ट है। फिर पोएट एक लवर को एड्रेस करता है जो किस करने वाले हैं, लेकिन कभी किस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि पिक्चर फ्रोजन है। नॉर्मली ये ट्रैजिक लगता है, लेकिन कीट्स बोलता है लड़की कभी ओल्ड नहीं होगी, लव कभी खत्म, उनका प्यार कभी खत्म नहीं होगा और उनकी जो खूबसूरती है हमेशा बनी रहेगी। और रियल लाइफ में जो है, अब देखिए कार्व्ड जो सीन्स हैं वो अर्न पे, उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन रियल लाइफ में क्या है, जो ब्यूटी है वो फेड हो जाएगी, रिलेशनशिप खत्म हो जाएंगी और सीजन्स जो हैं वो चेंज होते रहेंगे। इसीलिए आर्ट क्या है, आर्ट में मोमेंट इटर्नली प्रिजर्व्ड रहती है, यानी उसमें कभी कोई चेंजेस नहीं आते। आर्ट चीज़ों को जो है हमेशा ज़िंदा रखती है और उनमें बदलाव कभी नहीं होता। अब पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं, तो सबसे पहले यूज़ हुआ है पैराडॉक्स। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। नॉर्मली अनहर्ड मेलोडीज आर इम्पॉसिबल, ठीक है, आप उन्हें सुन नहीं सकते, लेकिन कीट्स इमेजिनेशन को रियलिटी से सुपीरियर बता रहे हैं। तो ये पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। अपॉस्ट्रफी, अपॉस्ट्रफी क्या है, बोल्ड लवर नेवर नेवर कांट्स दाउ किस। तो पोएट डायरेक्टली कार्व्ड फिगर से बात कर रहा है, यानी जब पोएट एड्रेस करता है कोई मृत इंसान को या फिर कोई ऐसा इंसान जो वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो उसे हम अपॉस्ट्रफी कहते हैं। इसके बाद है रेपिटिशन। फॉरएवर इटर्नल नेचर ऑफ आर्ट एम्फसाइज करता है। कॉन्ट्रास्ट, शी कैन नॉट फेड। ह्यूमन ब्यूटी टेम्पररी होती है बट आर्टिस्टिक ब्यूटी क्या है, इटर्नल है। तो यहाँ पे हम एक कॉन्ट्रास्ट देखते हैं। थर्ड स्टैंजा, अ happy happy boughs that cannot shed your leaves nor ever bid the spring adieu, and happy melodist unwearied, forever piping songs forever new. More happy love, more happy happy love, forever warm and still to be enjoyed, forever panting and forever young. All breathing human passion far above, that leaves a heart high sorrowful and cloyed, a bumping forehead and a parching tongue. Word meanings देख लेते हैं। Boughs, so tree branches. Adieu, goodbye. Melodist, musician, unwearied, never tired, panting, breathing heavily with excitement. Cloyed, overfilled, exhausted, parching, drying due to thirst. अब समझते हैं एक्सप्लेनेशन हिंदी में। पोएट यहाँ इटर्नल हैप्पीनेस को एडमायर करता है। ट्री ब्रांचेस कभी लीव्स को लूज नहीं करेंगी, यानी उनकी पत्तियाँ कभी गिर नहीं सकती, क्योंकि वो सिर्फ पिक्चर्स हैं। स्प्रिंग हमेशा रहेगा, जो मौसम है स्प्रिंग। म्यूजिशियन कभी थकेंगे नहीं। लवर्स हमेशा पैशनेट रहेंगे। लेकिन फिर कीट्स ह्यूमन रियलिटी को कंपेयर करता है। ह्यूमन पैशन जो है इनिशियली एक्साइटिंग होता है, बट इवेंचुअली क्या होता है, एग्जॉस्शन, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, डिससैटिस्फैक्शन आता रहता है। रियल ह्यूमन इमोशंस टेम्पररी और पेनफुल हैं। आर्टिस्टिक इमोशंस जो हैं इटर्नल और परफेक्ट लगते हैं। यहाँ कीट्स इनडायरेक्टली ह्यूमन सफरिंग और मोर्टेलिटी को डिस्कस करता है। पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो रेपिटेशन यूज़ हुआ है। आप देखते हैं हैप्पी हैप्पी यहाँ पे यूज़ हुआ है, जो खुशी जाहिर करता है, जॉय एम्फसाइज करता है। आई मीन हाइपरबली, हाइपरबली में आपको पता है कि कोई चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है,
उतना होना पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या है, फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग फॉर एवर न्यू। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप जो म्यूजिशियंस हैं जो कार्व्ड किए गए हैं अर्न पे, वो हमेशा म्यूज़िक बजाते रहेंगे। तो ये क्या है, इम्पॉसिबल इटर्नल फ्रेशनेस को एग्जैजरेट किया गया है। कॉन्ट्रास्ट, ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फार अबव। इस लाइन में कॉन्ट्रास्ट है, आर्टिस्टिक लव वर्सेस रियल ह्यूमन सफरिंग को कंपैरिजन किया गया है। इसके बाद है इमेजरी, अ बर्निंग फोरहेड एंड अ पार्चिंग टंग। तो इसमें फिजिकल एग्जॉशन विविडली शो होती है, इसलिए इमेजरी है। इमेजरी में क्या है, आप चीज़ों को इमेजिन करते हैं। इसके बाद आपका आता है स्टैंजा 4, Who are these coming to the sacrifice? To what green altar, O mysterious priest, leadest thou that heifer lowing at the skies, and all her silken flanks with garlands dressed? What little town by river or seashore, or mountain built with peaceful citadel is emptied of this folk, this pious morn? And little town thy street for evermore will silent be, and not a soul to tell why thou art desolate can a return. तो वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। सैक्रिफाइस, रिचुअल, ऑफरिंग, ऑल्टर, सेक्रेड टेबल। सेक्रेड टेबल होती है, देखिए ऑल्टर जो होता है उसी पे सेक्रीफाइस किया जाता है एनिमल को। यहाँ पे हैफर, यंग काऊ के बारे में बोला गया। यंग काऊ को लोग जो है सेक्रीफाइस करते थे ताकि ईश्वर खुश हो जाएगा, बहुत पुराने ज़माने की बातें हैं। लोइंग काऊ साउंड, फ्लैंक्स, साइड्स ऑफ बॉडी, गार्लैंड्स, फ्लावर डेकोरेशंस, citadel, fortress, pious, religious, desolate, empty, abandoned. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब पोएट अर्न के एक और सीन को ऑब्जर्व करता है। यहाँ लोग सेक्रीफाइस के लिए जा रहे हैं, एक प्रीस्ट डेकोरेटेड काऊ को ऑल्टर की तरफ लेके जा रहा है, यानी काऊ को जो है यंग काऊ है, ठीक है। पोएट इमेजिन करता है कि ये लोग किस टाउन से आए होंगे। फिर सडनली एक मेलंकोलिक थॉट आता है, ये टाउन अब फॉरएवर एम्प्टी रहेगा बिकॉज अर्न के सीन में सब लोग परमानेंटली फ्रोजन हैं, कोई कभी रिटर्न नहीं करेगा। अब क्योंकि वहाँ गांव से निकल के लोग बाहर जा रहे हैं ना सेक्रीफाइस करने के लिए, तो वो अब हमेशा फ्रोजन रहेंगे, अब उनको चेंज नहीं किया जा सकता है ना, तो वो कभी वापस नहीं लौटेंगे। तो विलेज जो उनका हमेशा खाली सा दिखेगा, इस बात को जॉन कीट्स एम्फसाइज करते हैं। यहाँ कीट्स परमानेंस का डार्क साइड भी दिखा रहा है। पहले इटर्नल ब्यूटी पॉजिटिव लग रही थी, लेकिन अब इटर्नल एम्प्टीनेस और साइलेंस स्केरी लगने लगते हैं कि देखो कुछ जो चीज़ें हैं उन्हें अपने पॉजिटिवली देखा, लेकिन अब क्योंकि आर्ट में चीज़ें चेंज नहीं हो सकती, तो आप इन विलेजेस को वापस भी नहीं भेज सकते। चलिए अब बात करते हैं पोएटिक डिवाइसेस की। तो फर्स्ट है इमेजरी, लीडेस्ट दाउ दैट heifer lowing at the skies। विजुअल और साउंड इमेजरी दोनों क्रिएट हो रही हैं, इसलिए इसमें इमेजरी यूज हुई है। इसके बाद है सिंबलिज्म, लिटिल टाउन। सो लिटिल टाउन क्या है, ह्यूमन सिविलाइजेशन और टेम्पररी लाइफ का सिंबल है। इसके बाद है पर्सोनिफिकेशन, द स्ट्रीज फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी। तो यहाँ क्या है, टाउन को लिविंग एंटिटी की तरह ट्रीट किया गया है, इसलिए पर्सोनिफिकेशन है। फिफ्थ स्टैंजा, ओ एटिक शेप, फेयर एटीट्यूड विद ब्रीड of marble man and maidens overwrought with forest branches and the trodden weed. Thou, silent form, dost tease us out of thought, as doth eternity, cold pastoral. When old age shall this generation waste, thou shalt remain in midst of other woe than ours,
a friend to man, to whom thou sayest, beauty is truth, truth beauty. That is all ye know on earth and all ye need to know. चलिए अब वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं. Attic. Attic means related to Athens. Breed, decoration or pattern. Overwrought, elaborately decorated. Trodden weed, crushed grass, eternity, endless time, pastoral, rural artistic beauty, woe, sorrow. Explanation. फर्स्ट स्टैंजा में पोएट अर्न को एडमायर करता है एज एन इटर्नल आर्ट वर्क. ह्यूमन जनरेशंस ओल्ड होकर मर जाएंगी लेकिन ये अर्न सर्वाइव करेगी. ये फ्यूचर जनरेशंस को भी कंफर्ट और ब्यूटी देगी. फिर पोएम का मोस्ट फेमस फिलोसफिकल स्टेटमेंट आता है, ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, जिसमें कीट्स कहता है कि जो जेन्युइनली ब्यूटीफुल चीज़ें हैं उनमें ट्रूथ होता है. और रियल ट्रूथ क्या है? इनहेरेंटली ब्यूटीफुल होता है. यानी जो भी चीज़ जेन्युइनली ब्यूटीफुल होगी उसमें आपको ट्रूथ ज़रूर मिलेगा. और ट्रूथ ही क्या है? ब्यूटी से भरा हुआ होता है. आर्ट ह्यूमन लाइफ से ज़्यादा परमानेंट है और ब्यूटी हमें डीपर ट्रूथ रियलाइज़ करवाती है. ये लाइन रोमांटिक फिलॉसफी का कोर आइडिया बन गई है. पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो फर्स्ट है अपॉस्ट्रफी ओ एटिक शेप. सो इसमें पोएट क्या है? डायरेक्टली एड्रेस करता है अर्न को और बोलता है ओ एटिक शेप. नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन, कोल्ड पैस्टरल. कोल्ड क्या है? पैस्टरल का ऑपोजिट इमोशनल फीलिंग क्रिएट कर रहा है. तो दो वर्ड्स जो कि ऑपोजिट इन मीनिंग है अगर एक साथ यूज़ हों तो ऑक्सीमोरॉन होता है वहाँ पे. इसके बाद है फिलोसॉफिकल एफोरिज्म, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी. सो ये क्या है? यूनिवर्सल फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है. अब हमने क्या देखा इस पोएम में कि ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न सिर्फ एक एंशंट वाज के बारे में पोएम नहीं है. ये पोएम डिस्कस करती है आर्ट वर्सेस लाइफ, परमानेंस वर्सेस चेंज, इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी, मॉर्टल लाइफ वर्सेस इमॉर्टल ब्यूटी. कीट्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन लाइफ टेम्पररी है जबकि ब्यूटी फेड होती है. लोग दुनिया से चले जाते हैं, खुशियाँ हमेशा नहीं रहती, लेकिन आर्ट हमेशा रहती है. इट्स इटर्नल. इसीलिए ये पोएम रोमांटिक लिटरेचर की ग्रेटेस्ट फिलोसॉफिकल पोएम्स में काउंट की जाती है.